सभी सुनने वालों को राजश्री त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार और सोनाली तुमको बहुत प्यार भरा नमस्ते। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को और राजश्री जी आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बढ़िया। आज बहुत चहक रही थी ड्यूटी रूम में। क्या कोई खास बात? अरे मौसम इतना खूबसूरत है तो चहकना तो लाजमी है। क्या बात है। और वैसे भी क्यों ना चहके। हाँ, और जिस दिन सखी सहेली में सखियों, सखाओं, श्रोताओं से मिलने का दिन होता है उस दिन एक अलग ही एनर्जी होती है, अंदर से ही एक खुशी का एहसास होता है जो अपने आप नजर आ जाता है। बिल्कुल। और हमारे हाथ में तो वैसे भी बैडमिंटन का वो लगा हुआ है ना, आपने देखा है नेट जी, जहाँ शाम में खेलते हैं। मतलब ऑफिस खत्म होने के बाद है ना। कई बार मैं लोगों को ऐसे भी देखती हूँ चहलकदमी कर रहे होते हैं। भाई स्वास्थ्य जो है वो अगर आप अपना अच्छा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जरूरी है कि खेल से आपका रिश्ता बना रहे। मैं समझ गई। बचपन में हम सब खेलते थे ना जी। खेलना क्यों बंद कर देते? सचमुच। और ये खेलना बंद हो जाता है और तभी हम लोग एकदम से सुस्त हो जाते हैं। हाँ। और बस सोचते हैं कि अरे हम कितने तंदुरुस्त थे जब हम खेलते थे, है ना। तो खेलते रहना चाहिए। और आज खास दिन है, आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। क्या बात है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस भी है। उस बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और हमारे बहुत सारे हमारे साथियों ने, हमारे श्रोताओं ने, सखियों ने इस विषय पर भर भर के कमेंट्स भेज रहे हैं और हम भर भर के पढ़ेंगे जी। और घूमने के लिए जाएंगे उत्तराखंड, बिनसर। हम बिनसर जी। हाँ, तो वो वही है ना। वहीं पर है। हमारे एक साथी ने बताया था ना कि ये उत्तराखंड में है। हाँ, बताया था मंदाकिनी ने। हाँ, बताया था, है ना। हाँ। तो बस हम आज अपने श्रोताओं को वहां घुमाने ले जाएंगे। और जब व्यंजन बिगड़ जाता है, अभी अभी आप कह रही थी ना कि बना रही थी गुलाब जामुन, बन गया वो लड्डू। बना रहे थे हलवा, बन गई खीर, है ना। पर वो जो नया जो इनोवेटिव रेसिपी बनती है वो भी बहुत खूबसूरत होती है। और वो उसमें ना हम और ज्यादा घी डाल देते हैं, दूध डाल देते हैं, तो वो भी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। हालांकि उसके कारण हमारा बहुत सारा वक्त निकल जाता है, बहुत सारा हमारा वक्त बर्बाद हो जाता है और हम दुखी हो जाते हैं। बिल्कुल। तो दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज हम उन बातों को याद कर करके हंसेंगे। सखा और सहेलियां हमें याद करके लिखेंगे इसमें कार्यक्रम में कि भाई उन्होंने जब वो व्यंजन बना रही थी तो क्या हुआ था, है ना। गाना तो सुनते वो दिन याद करो। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहां भी ले जाए राहें हम संग हैं।
जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। लाख मना ले दुनिया, साथ ना ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ ना ये छूटेगा। ओ मेरे जीवन साथी, तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राहें हम संग हैं। हो तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं। क्या कहाँ व्यस्त हो? खो गई सी थी इतना सुकून वाला गाना था कि बस मग्न से हो गए थे। अच्छा, सिर्फ खो ही गई थी, सो नहीं गई थी, नहीं तो मुझे जगाना पड़ता। हाँ नहीं तो भाई राष्ट्रीय खेल दिवस है और ये हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन यानी 29 अगस्त को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, जिन्होंने 1928, 1932, 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मैदान में अपनी छाप छोड़ने वाले और देश को कई बार गौरव दिलवाने वाले मेजर ध्यानचंद एक महान व्यक्ति थे, इसलिए 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। बिल्कुल। पता है स्वामी विवेकानंद क्या मानते थे? उनका मानना था सोनाली के जीवन सफल होने के साथ साथ सार्थक भी होना चाहिए। खासकर भारत के युवाओं को लेकर उनका एक सपना था कि वे अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्भय बने और शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हों। इसलिए स्वामी विवेकानंद खेलों के माध्यम से जीवन को समझने और जीवन जीने की बात बताते हैं। क्या बात है। और मेजर ध्यानचंद की बात चली है तो जिन्हें हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है और वर्ष 2012 से इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई और आज के दिन खेल के प्रति जागरूकता लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2024 में राष्ट्रीय खेल दिवस की थीम है शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के संवर्धन के लिए खेल। और हमारे बहुत सारे जो साथी हैं ना, उन्होंने भी खेल पर बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं, खेल निष्पक्षता, टीम निर्माण, समानता, समावेश और दृढ़ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा खेल और शारीरिक गतिविधि हमें चिंताओं को कम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके और सामाजिक संबंधों को मजबूत करके संकट के समय बाहर निकालने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल। और खेल जो है आपको वो मानसिक रूप से स्वस्थ भी रखता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, क्योंकि और खेल जैसा कि स्वामी विवेकानंद की बात मैंने की थी कि वो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। हार को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं, जिससे हारे हैं उसको कैसे हम गले लगा सकते हैं। सचमुच। फिर हम किस तरह से ऊर्जा के साथ उठते हैं, इस विश्वास के साथ कि फिर जीतेंगे। और बहुत सारी फिल्में जो है बायोपिक्स बने हैं। पिछले दिनों मैंने कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में खेल विषय रखा था सोनाली, और जो फिल्में बनी थी हमारे बायोपिक्स हमारे खिलाड़ियों पे, कोचेस पे, बहुत तुम्हें याद है ये चक दे इंडिया कितनी सुपर हिट फिल्म थी। और जो हॉकी के कोच थे उन पर ये फिल्म बनी थी। मैरी कॉम आपने देखा, साइना नेहवाल पे साइना बनी, और बहुत सारी फिल्में, इकबाल थी फिल्म, हाँ, बहुत सारी फिल्में। तो ये उसका उद्देश्य ही यही है कि हमारे जो युवा हैं और जो बुजुर्ग हो चुके हैं वो भी
थोड़ा सा किसी भी खेल को अपनाएं, और कुछ नहीं तो अगर आप पार्क में जॉगिंग करते हैं तो वो भी आपको स्वस्थ रहने में बहुत मदद करते हैं। और है ना राष्ट्रीय जी, आजकल बच्चे जो हैं वीडियो गेम में लगे हुए हैं, तो उसमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ जीत का एहसास होता है, उनमें खिलाड़ी भावना नहीं है। तो अगर सामने से खेलेंगे तो उनमें खिलाड़ी भावना जग जाएगी, साथ ही एक दूसरे को मदद करने की जो भावना होती है, जब टीम वर्क में हम खेलते हैं तो वो अपने आप उनमें उत्पन्न हो जाएगी। तो बच्चों को भी मैदानी खेलों से जुड़ने के लिए हमें प्रवृत्त करना चाहिए। हालांकि ये नई फिल्म का गीत है, लेकिन मैं अपने श्रोताओं को ये सुनवाना चाहूंगी जो मैरी कॉम पे ये फिल्म बनी थी, जिसे प्रियंका चोपड़ा ने अभिनीत किया था, और किस तरह से जब आपका दिल इस बात के लिए जिद्दी हो जाता है कि मुझे जीतना है, और उस जीत के लिए, जीत तो हार और जीत तो जब आप कंपटीशन हो रही होती है, प्रतियोगिता हो रही होती है, उसमें कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन इसके पीछे की एक लंबी कहानी होती है, एक लंबी मेहनत होती है, उनका स्ट्रगल होता है। बिल्कुल।
हमें बहुत कुछ सिखाता है। आप क्या बताने वाली? हमारे एक साथी ने लिखा है कि हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर उन्हें सादर प्रणाम तथा सभी खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई। राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन विश्व पटल पर भारतीय प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले सभी खिलाड़ियों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का उत्सव है। उम्मीद है कि खेलों के प्रति विकसित हो रही हमारी सजग और सकारात्मक दृष्टि जल्द ही खिलाड़ियों और संसाधनों के बीच की खाई को पाटने का माध्यम बनेगी। बिल्कुल। और एक श्रोता ने बहुत ही सुंदर संदेश भेजा है कि खेल निष्पक्षता, टीम निर्माण, समानता, समावेश और दृढ़ता को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा खेल और शारीरिक गतिविधि हमें चिंताओं को कम करके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करके और सामाजिक संबंधों को मजबूत करके संकट के समय से बाहर निकालने में भी मदद करती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि हरियाणा, पंजाब और कर्नाटक जैसे राज्यों में जीवन में शारीरिक गतिविधि और खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। वर्षों से सरकार ने इस दिन का उपयोग विभिन्न खेल योजनाओं को शुरू करने के लिए एक मंच के रूप में भी किया है, जिसमें खेलो इंडिया मूवमेंट भी शामिल है, जिसकी घोषणा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, राष्ट्रीय खेल दिवस एक ऐसा अवसर है जब देश के प्रतिभाशाली एथलीटों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसी मान्यताओं से सम्मानित किया जाता है। और इस दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक विशेष समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा इन पुरस्कारों को भी दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन उस पुरस्कार पाने के पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना संघर्ष होता है। और उसी तरह से देखो, खेलो इंडिया होने लगे अपने भारत में, यूनिवर्सिटी गेम्स होने लगे। इस तरह से जो है हमारे देश के विभिन्न राज्यों से जो खिलाड़ी चुने जाते हैं और फिर वो कॉमनवेल्थ गेम्स और साउथ एशियन गेम्स और ओलंपिक्स या पैरालंपिक गेम्स में शामिल होते हैं। अभी देखो पैरालंपिक्स पेरिस में हो रहा है, वो दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, और उसमें भी देखो क्या जज्बा होता है। सचमुच किसी के हाथ नहीं है या किसी के पैर नहीं है, लेकिन आप देखिए उसके अंदर हिम्मत कितनी हिम्मत है। और हमें वो जीवन में बहुत उनका प्रेरणा देता है कि हम लोग बस रोते रहते हैं कि अरे ये नहीं है मेरे पास, वो नहीं है उनके, पर वो देखिए बिना हाथ के, बिना पैर के, कितने संघर्षों के बाद सशक्त है वो जी, कितने सक्षम है वो जी। बिल्कुल। और ये सब कुछ आप खेल से ही सीख सकते हैं। खेल जो है वो कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता को बढ़ावा देती है, शारीरिक और क्रियात्मक विकास को बढ़ावा देता है, भाषाई विकास में सहायक होता है, बच्चे इससे सामाजिक होना सीखते हैं और भावात्मक विकास तो होता ही होता है। और हमें गीत सुनवा दे, सुन लेते हैं गीत। ऐसा भी होता है। ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें, ये तन्हाई हाय रे हाय जाने फिर आए ना आए, थाम लो बाहें।
और हमारे एक श्रोता लिखकर भेजते हैं भाई कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। ये पुराने जमाने की बात हो गई अब, लेकिन आज पूरी दुनिया में खेलों के संदर्भ में नजरिया बिल्कुल बदल गया है। आज भारत में एशियन गेम से लेकर ओलंपिक खेलों तक भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है। इन खेलों ने खेलों की दुनिया को बदल दिया और खिलाड़ियों को जान पहचान मिल गई, शोहरत भी मिल रही है, साथ में लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी मिल रहा है। बहुत अच्छा सा संदेश भेजा था इन्होंने। और अब हम क्या दूसरे विषय पे जाएं? मतलब हमारे श्रोता सोच रहे होंगे आज बस यही है क्या? तो आज एक खास दिन है परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस। यानी मानव जीवन के लिए परमाणु परीक्षण के दुष्प्रभाव यानी दुष्परिणाम, परमाणु हथियारों से होने वाले नुकसान को रोकने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और इस दिन मनाने की घोषणा वर्ष 2010 से की गई। 2 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 64वें सत्र में 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस की घोषणा की गई और 2010 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। और प्रतिवर्ष इस दिन लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस विषय पर चर्चा की जाती है, विचार गोष्ठी और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। और परमाणु बम से होने वाली त्रासदी संपूर्ण विश्व के लिए एक सबक है। भविष्य में होने वाले परमाणु परीक्षण के विरोध में पूरे विश्व को एक साथ खड़े रहना चाहिए। और हमारे बहुत सारे श्रोता बहुत सारे संदेश भेज रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई परमाणु हथियार परीक्षण, विस्फोटों या किसी अन्य परमाणु विस्फोट के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और परमाणु हथियार मुक्त दुनिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के साधनों में से एक के रूप में उनके बंद होने की आवश्यकता का आह्वान किया गया है। और ये प्रस्ताव तो जैसा हमने बताया कि भाई 29 अगस्त को हुआ था। सेमी पॉलिटिक्स जो भी है, परमाणु परीक्षण स्थल के बंद होने के उपलक्ष्य में कजाकिस्तान द्वारा कई प्रायोजकों और सह प्रायोजकों के साथ मिलकर शुरू किया गया था। हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निषेध दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। यही बात उन्होंने लिखी है जो हमने कहा था। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षणों को रोकने और उनके खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन का महत्व इस बात पर जोर देता है कि परमाणु परीक्षण न केवल मानवता के लिए बल्कि पर्यावरण और वैश्विक शांति के लिए भी खतरा है। इसका लक्ष्य एक ऐसा विश्व बनाना है जो परमाणु हथियारों से मुक्त हो। बिल्कुल। और एक श्रोता ने लिखा है कि दरअसल आज जरूरत इस बात की है कि पूरे विश्व को परमाणु युद्ध से कैसे बचाया जाए, क्योंकि संपूर्ण मानवता के साथ संपूर्ण जगत के अस्तित्व का खतरा पैदा हो गया है। और ऐसे में हमें ही ये सुनिश्चित करना है कि इस खतरनाक खेल को कैसे रोका जाए। और जहां तक मैं समझ रहा हूं, जिन्होंने ये संदेश लिखा है कि संवेदनशील प्रधानमंत्री इसमें लगे हुए हैं और उन्होंने परमाणु युद्ध ना होने पाए इसके लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। तो सचमुच ये जो है परमाणु परीक्षण विरोधी दिवस, इसे हमें बहुत ध्यान से हमें इसे अपनाना है, क्योंकि ये जो है मानव जीवन का इससे सिर्फ और सिर्फ विनाश है। और मानव जीवन का है ही पर्यावरण का विनाश है। जब पर्यावरण ही नहीं साफ स्वच्छ रहेगा तो हम कहाँ सांस लेंगे जी। जब हम सांस नहीं लेंगे तो फिर है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम उस तरफ सोचें, खुद भी जागरूक हों, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें और जो हमारे देश के रिस्पॉन्सिबल सिचुएशंस में जगह में जहां लोग हैं उस बारे में बातचीत हो और समस्या का समाधान हो। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें।
झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो, हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर तमाम श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं हूँ राजश्री और मैं हूँ सोनाली। सोनाली, तो और अब हम चले बिनसर घूमने। चलो घूमने चलते हैं। बिल्कुल। तो हमने पहले तो सुनाई दिया अपने श्रोताओं को खूबसूरत सा गाना, ये वादियाँ ये फिजाएं, तो उस वादियों में उस फिजाओं में थोड़ा विचरण करते हैं। चलिए। तो हिमालय की गोद में स्थित बिनसर एक बेहद सुंदर पर्यटन स्थल है और बिनसर की पहाड़ियों को झंडीधार के नाम से भी जाना जाता है और यह जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। क्या बात है। बिनसर कुमाऊं के चंद राजवंश की राजधानी या 11वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच चंद राजवंश के शासकों ने गर्मियों के मौसम में वहां समय बिताते थे। जी। और बिनसर सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा है। बिनसर से निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर और दिल्ली है और निकटतम रेलवे स्टेशन काठ गोदाम है और नैनीताल से 96 किलोमीटर और अल्मोड़ा से 30 किलोमीटर दूर पर बिनसर स्थित है।
बिल्कुल, उत्तराखंड से हमारी जो सहयोगी हैं, हमारी जो सहकर्मी हैं, उनसे हम पूछते हैं, वो हमें बिल्कुल बता सकती हैं कि वहाँ का मौसम कैसा तो होता है। घूमने जाते हैं, है ना मंदाकिनी, आप बताइए ना थोड़ा इधर आकर जहाँ उत्तराखंड के बारे में, क्योंकि हमारे पास जिसे कहते हैं ना बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हाँ लेकिन जो बात आप बता रही हैं ना, मुझे लगता है उससे खूबसूरत बात मैं बता ही नहीं सकती। आप अपने आप में ही बता रही हैं कि उत्तराखंड कितना सुंदर है। और वाकई जो बिनसर ये जगह है वो एक हिल स्टेशन है और वहाँ हजारों लोग विचरण करने आते हैं। अपने गर्म स्थानों से निकलकर जब वहाँ पहुँचते हैं तो समा देखते ही बनता है। और मैं कहती हूँ कि वहाँ जाने के बाद तो ऐसा लगता है कई बार राष्ट्रीय जी कि लौटकर आया ही न जाए, ऐसा है ये स्थान। बिल्कुल सही कह रही हैं भाई। सभी प्रमुख शहरों से रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा है ये। और बिनसन में निकटतम हवाई अड्डा जो है मैं वो बोल चुकी हूँ राष्ट्रीय जी। जी बता सारी जानकारी दे दी है तुमने। तो फिर मैं घूमने जाती हूँ वहाँ। हाँ, और बिनसन में प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने के लिए मार्च से जून और अक्टूबर से दिसंबर सबसे अच्छा समय होता है। हाँ, समय बताना बहुत जरूरी था। हाँ, पता चला ठंड में वहाँ चले गए तो एकदम इतनी बर्फ जैसे जम जाएंगे। बिल्कुल। और बिनेश्वर महादेव मंदिर वहाँ का एक प्राचीन मंदिर है जो 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था और पुरातन शिव मंदिर है जिसका निर्माण राजा कल्याण चंद के शासन काल में किया गया था। साथ ही बिनसर 0 पॉइंट ये यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है और यहाँ से हिमालय की सुंदरता को बहुत करीब से अनुभव किया जा सकता है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बिनसर हिल स्टेशन उत्तराखंड का खूबसूरत शहर है। लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिनसर हिमालय की गोद में स्नो सेक्रेटरी ड्रू क्रीक का दृश्य प्रस्तुत किया गया। बिनसर टूरिस्ट प्लेस अपने ओक, रोडोडेंड्रन, हरे घास के मैदान और देवदार के खूबसूरत पेड़ों के जंगल के लिए जाना जाता है। इसके अलावा बिनसर में दर्शनीय मंदिर, पवित्र अभयारण्य और कई दर्शनीय स्थल भी हैं। बिनसर यात्रा के दौरान टूरिस्ट ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा बिनसर के प्रमुख आकर्षणों में सूर्योदय और सूर्य का दिलकश नज़ारा भी देखने को मिलता है। और एक हमारी सखी ये भी लिखती है कि बिनसर चंद राजवंश शासकों की पूर्व ग्रीष्मकालीन राजधानी थी जिन्होंने 7वीं से 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं पर शासन किया और 2420 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांत और सुरम्य गांव कुमाऊं की पहाड़ियों में सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। और यहाँ पर बिनसर अभयारण्य भी तो है राश्री जी। बिल्कुल, जिसके बारे में मैंने बताया ना अभी। ये झंडाधर पहाड़ियों के ऊपर स्थित है जो हिमालय के मुकुट की तरह सुशोभित है और उसमें बहुत सारे वन्य जीव, जंतु, पशु, पक्षी, बहुत सुंदर सुंदर। वहाँ का नज़ारा ही इतना खूबसूरत है कि जैसे हमारी मंदाकिनी जी ने बताया कि वहाँ से आने का मन ही नहीं होगा। साथ ही गैराल गोलू देवता मंदिर जो कुमाऊं के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक ये मंदिर है और बिनसर अभयारण्य के मुख्य द्वार से 2 किलोमीटर और कुमाऊं उपवन से 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है ये। और बिनसर में अगर आप चाहें तो हस्तशिल्प की खरीदारी जरूर कर सकते हैं। लकड़ी से बनी वस्तुएं, ऊनी मफलर, स्वेटर, शॉल, वो किसी भी हिल स्टेशंस पे मिलते हैं, है ना, क्योंकि वहां पर क्योंकि ठंड बहुत होती है तो उनके ऊन भी जो होते हैं ना बहुत गर्म होते हैं। मोटे मोटे स्वेटर्स मिलते हैं वहां पे। तो भैया आप ये सब कुछ खरीद सकते हैं। और यहाँ का शहद और हस्त निर्मित साबुन जो है वो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। और साथ में बिनसर में और भी देखने लायक जगह है जैसे परियादेव पाषाण, खली एस्टेट, कसार देवी मंदिर, विवेकानंद ध्यान गुफा और कसार में लामा ध्यान केंद्र, कोशी नदी और सूर्यास्त बिंदु भी है जहां पर हम जाके एकदम से अपने घर परिवार को भूलकर वहां पे एकदम आनंद के साथ वक्त गुजार सकते हैं। तो भाई आप जरूर अपने परिवार के साथ वहाँ दर्शक के रूप में और एक पर्यटक के रूप में जरूर जाएं। और हम यहाँ पे गीत भी सुना दें।
वादियों के बाद तो फिर अपना स्टूडियो सबसे अच्छा है, ठंडक भी है और संगीत भी है ना? और इतनी सारी सखियों का साथ है। बिल्कुल। हमारी एक श्रोता बहुत ही सुंदर सा संदेश भेज रही हैं, लिखती हैं, शहर के भागदौड़ भरी रूटीन जिंदगी को एक मशीन जैसा बना देता है। तब उस मशीनी दुनिया से बाहर निकलने के लिए हम घूमने निकल जाते हैं, लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और वहां भीड़ पाते हैं तो उस घूमने में सुकून नहीं होता है। आजकल हर जगह इंटरनेट पर हैं और लोग बड़ी जल्दी उन जगहों पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में सुकून और शांत जगह कम ही बची है। ऐसी ही शांत और सुंदर हरियाली भरा घर है बिनसर। हमारे एक साथी लिखते हैं, उत्तराखंड के काशीपुर शहर में मेरे पति पोस्टेड थे। वहाँ एक गिरजिया माता का मंदिर बहुत सुंदर था। पहाड़ियों का मनोरम दृश्य है उत्तराखंड। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे संदेश आए और हमारी एक श्रोता लिखती भी है, वाह वाह बहुत सुंदर गीत, ये वादियों से फिजाएं बुला रही हैं मुझे और हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ घूमने चलने को राशि जी और सोनाली। तो हम भी अपने सखियों के साथ घूम ही रहे हैं, है ना? एक हमारी सखी ये भी लिखती है कि आज पर्यटन पर भी जाना है ना, इसलिए कुछ ज्यादा ही खुश है। हमें भी और सोनाली जी को भी बहुत खुशी है। तो सचमुच पर्यटन पर जब जाना होता है तो अंदर से बहुत हम खुश हो जाते हैं कि अरे कितना खूबसूरत होगा वो शहर और वहाँ का अनुभव अलग होगा, वहाँ के व्यंजन नए होंगे। और व्यंजनों की बात चलती है तो कभी कभी हम परेशान भी हो जाते हैं ना कि कोई व्यंजन बिगड़ जाता है, बनाने जाते हैं कुछ और बन जाता है कुछ। देखो अभी जब ये गीत चल रहा था और आपने मुझसे पूछा सोनाली कि राशि जी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने बहुत ही जिसे कहते हैं कि ईमानदारी से बात कह दी कि भाई मेरे साथ तो अक्सर ही होता है, मैं बनाती कुछ हूँ बनता कुछ है, पर बनता टेस्टी होगा वो। हाँ वो देखो आप अगर रसगुल्ला बना रहे और वो मालपुआ बन जाए तो मीठा तो लगेगा ही ना, है ना? नहीं पर ऐसा होता है ना कि जब हम उसे सुधारने जाते हैं ना तब उसमें बहुत सारी दूध मलाई घी तो बादाम तो ये तो वो, फिर फोन करके मौसी जी से पूछा तो मौसी जी बोले उसमें थोड़ा सा भून के बेसन डाल दो, कोई बोलेगा और कुछ डाल दो, कोई बोलेगा कुछ डाल दो। तो लगता बहुत अच्छा है, भले उसका शेप थोड़ा सा बिगड़ जाता है पर स्वाद में बहुत अच्छा होता है व्यंजन। मुझे लगता है शेप पे ज्यादा ध्यान देना भी नहीं चाहिए। हाँ अब जैसे शेप पे ध्यान देना नहीं है राश्री जी, ये आपकी बात सही है, पर किसी को प्लेट में रख के दिया तो देखने वाला डर जाएगा, सोचेगा नया प्रयोग किया है ना? हाँ बहुत सारे संदेश आए तो हम उन संदेशों को शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में। सब लोग याद कर रहे हैं कि भाई उनको अपने दिन याद आ रहे हैं कि क्या बनाने जा रही थी और क्या बन गया। एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पहला अनुभव बड़ा विचित्र रहा। घर में भिंडी रखी थी, उस समय पर घर में गैस तो था नहीं, तो स्टोव सब्जी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। भिंडियों को अच्छे से धोकर काट लिया। अब काटने से पहले पोंछना भी होता है तो वो काम मैंने नहीं किया और एक छोटी पतीली में थोड़ा तेल डालकर जीरा डाला, हालांकि मेथी दाना डालना होता है, और फिर भिंडी के टुकड़े डाल दिए और ढक्कन से ढक दिया। अब भिंडियों पर लगा हुआ पानी और बनने वाली भाप ने भिंडियों को लेसदार बना दिया। देखकर घबराहट हुई, थोड़ा तेल और डाल दिया और उसे सही करने के लिए चम्मच से चलाने लगी। थोड़ी देर में भिंडी का अस्तित्व खत्म हो गया और एक लोई सी नजर आने लगी। बिल्कुल। और उस दिन के बाद में उन्होंने सबक ले ली होगी कि भाई भिंडी को पहले से धो के पोंछ के रखना है, अगर सुबह सब्जी बनाना तो रात को ही धो के रख दे ना, तो ऐसी दिक्कत ना आ जाए। एक हमारी साथी ये भी लिखते हैं कि हम पाक कला में चाहे कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कोई विशेष व्यंजन बहुत अच्छा बनाते हो, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी विशेष दिन या किसी विशेष के लिए बनाते हैं तो व्यंजन बिगड़ जाता है। हमेशा तो नहीं पर कभी कभी मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है। हमारी निपुणता धरी की धरी रह जाती है और अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा नहीं, अभी प्यार आना चाहिए कि कितनी हसीन गलती की है मैंने, है ना? और एक श्रोता जानती हो लिखती है कि मैं जब शादी होकर नई ही थी, सासू माँ ने अंगीठी पर रोटियां सेकने को कहा। करीब 20 रोटियां बनानी थी, वो तो बोलकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। कोई भी मेरे पास नहीं जिससे मैं कुछ पूछूं। मैंने भी सेकना शुरू कर दिया। अंगीठी की आंच का अंदाजा तो था नहीं, सब जलती चली गई और मैं पीछे रख कर छुपाती गई। मम्मी जी आई तो पूछी वो पीछे क्या रखा है। मैं शर्म से बोली मम्मी ये मैं खा लूं क्या? ओहो, बस कुछ ही रोटियां सही बनी थी, धीरे धीरे फिर सब सीख गई। कितना इन्हें उसमें मासूमियत लगती है ना, ये बिल्कुल कि ये मैं खा लूंगी। सो स्वीट। और एक हमारे साथी लिखते कि हमारे प्रांत में गर्मियों के दिन में आलू का स्वाद थोड़ा मीठापन लिए हो जाता है। इन दिनों दही के साथ आलू की कढ़ी बहुत बनाई जाती है। कुछ विशेष मेहमान आने वाले थे, हमने आलू का कोफ्ता बनाने की सोची। कोफ्ता में मसाला मिला देंगे, उसका स्वाद भी अच्छा हो जाएगा और एक नई डिश हो जाएगी। आलू की
के कोफ्ते भी बन गए, हमने उसे ढक दिया। थोड़ी देर बाद जब हमने बर्तन को देखा तो सारे कोफ्ते उसमें घुल गए थे। लो अब क्या किया जाए, अब तो बड़ी भद्द होगा। अब घर में कुछ बेसन की बूंदी पड़ी थी, उससे पहले गर्म पानी में डाल दी, प्याज, लहसुन, मिर्च और दही का फिर से थोड़ा सा ग्रेवी बनाया और घुले हुए कोफ्तों में थोड़ा मैश करके उसमें वो बूंदी मिला दी और हरी मिर्च और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया। चखने पर स्वाद बड़ा अच्छा था और देखने भी बड़ा अच्छा लगा। मेहमान बेचारे खाते जा रहे थे। अंत में उन्होंने पूछा, क्या ये बूंदी की सब्जी है? तो कहा गया ये आलू की कड़ी है। स्वाद अच्छा था तो उन लोगों को बड़ी पसंद आई। बहुत दिनों तक हमारा मजाक बनाकर हम खुश थे। मेहमान और सभी लोगों ने अच्छे से खाया और मेरा व्यंजन बिगड़ते बिगड़ते बन गया। वैसे आलू नई चीज बन गई, नई चीज बन गई। वैसे आलू की कड़ी में सिर्फ उबले आलू, अदरक, लहसुन, प्याज से बनती है, उसमें बूंदी या बेसन का उपयोग नहीं होता है। एक इनोवेटिव रेसिपी आ गई है। बिल्कुल, और समझदारी से देखो कितना अच्छा कुछ तैयार हो गया जी। और एक हमारे श्रोता भेजती हैं कि मुझे कभी कभी खाना बनाने की आदत है। मुझे याद है कि गर्मियों की वो दोपहर थी, मैंने पिट्ठल बनाने का सोचा। मेरा फोन पर बात करते करते ध्यान भटक गया। बेसन तो कढ़ाई में डाल दिया लेकिन पानी डालना भूल गया। अच्छा, बेसन जलने लगा और पिट्ठल में गांठें पड़ गईं। जब माँ ने जली हुई पिट्ठल देखी तो मायूस हो गई। माँ ने हंसते हुए कहा, आज इसे बासी कढ़ी समझ के खा लो। मुझे ये सबक मिला कि ध्यान से खाना बनाना चाहिए। क्या बात है। एक हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि मेरी श्रीमती जी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अच्छे व्यंजन बनाती है, अच्छे पकवान बनाती है, परंतु कभी कभी किचन में अपने मुताबिक व्यंजन बनाने की इच्छा होती है मुझे, यानी उन्हें, और उसमें कई बार मैं व्यंजन बिगाड़ देता हूँ। जैसे कि आज का विषय, कई बार पकौड़े बनाते वक्त मैंने उसमें मीठा सोडा जो है ज्यादा डाल देता हूँ और पकोड़े का क्या हाल हुआ होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। चलो यहाँ पर हम एक गीत सुनवा देते हैं। मशहूर हो
सोनाली, और भी बहुत सारे संदेश आए हुए हैं हमारे श्रोताओं के जो लिखती हैं। एक बहुत सुंदर सा संदेश, सभी संदेश बहुत सुंदर है, बहुत मजेदार है ये। जब मैं गुजराती व्यंजन है खांडवी, और जब मैं पहली बार बनाई थी तब खांडवी बहुत अच्छी बनी थी। कुछ दिनों के बाद हमारे घर मेहमान आए, मेरी माँ ने कहा तुमसे खांडवी बहुत अच्छी बनाई थी तुमने, आज फिर से बनाओ। मैंने बनाई, परंतु वो बन नहीं रही थी। उसे थाली में चिपक कर रोल बनाना होता है। घोल नरम था इसलिए रोल नहीं बन रहा था। मेरी बुआ ने देखा कि मैं परेशान हो रही हूँ, झट से आई और उन्होंने उसे सुधारना सिखाकर और मेरी भूल की ओर इंगित किया और बिगड़ती हुई खांडवी को रिपेयर करते हुए बहुत ही अच्छे से बनाया। रिपेयर करना भी आ गया और इसी बहाने अब हुआ तो नहीं है, लेकिन उनकी ऐसी छोटी छोटी सीखें आज भी मुझे बहुत काम आती। मान लो अगर कोई चीज बिगड़ रही है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जैसे हमारी श्रोता ने बताया कि बहुत अच्छी वो बूंदी की सब्जी बन गई थी। यानी पर ऐसा है ना कि ऐसा भी होता है कि कभी कोई चीज बिगड़ जाती है ना तो हम फिर उसे बनाते ही नहीं है, नहीं भाई इसे बनाए, पर ऐसा नहीं करना है। बार बार बना के एक दिन हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। हमारी एक साथी लिखते हैं कि वो दिन याद करो, मेरे हाथ का बेसन का मूंग थाल, बेसन की बर्फी मुठिए वाली सभी को बहुत पसंद आती है। व्रत का उद्यापन करना था, जेठानी ने कहा था मूंग थाल बना लेना, तेरे हाथ की सभी को पसंद है। जब बनाए तो चाशनी ढीली रहने के कारण फिर वो जम नहीं पाई और फिर थोड़ी सोजी सेक कर उसमें लाई तो टाइट हो गई। फिर वापस उसको मिक्स कर उसमें दूध डाला, ऐसे सारा गड़बड़ हो गया। फिर अतिरिक्त मिठाई और मंगानी पड़ी, स्वयं पर बहुत गुस्सा आया। और ये देखो गुलाब जामुन से कैसे पटाखों की आवाज आती है। एक श्रोता ने लिखा है कि वो दिन हमें आज भी बखूबी याद है जब हमने श्रीमती जी से पूछा कि आपको गुलाब जामुन बनाने आते हैं, तो उन्होंने तुरंत ही हामी भर दी और जब गुलाब जामुन उबलने लगा तो पटाखों जैसी आवाजें आने लगी। उसी के फव्वारे फूटकर शरीर के कई जगहों पर लग गए। गुलाब जामुन तो नहीं बना, लेकिन एक जामुन जैसा काला दाग आज भी मौजूद है। ये भगवान, ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि एक बार की बात है जब मैं आसाम में रहा करता था, बड़े भैया भी रहते थे। एक दिन हमारे पास एक हमारे गांव का दोस्त हमसे मिलने आया। वो भी हमारे आसपास किसी गांव में रहा करता था। लगभग 1 बजे का समय था। हमने खाना पहले ही खा लिया था, पर दोस्त के लिए खाना बनाना था। तो भैया बोले कि पापड़ की सब्जी बना लो, पर मैंने कभी पहले पापड़ की सब्जी कभी बनाई नहीं थी। मैंने पापड़ को कढ़ाई में छौंक दिया, उसके बाद ऊपर से पानी डाल दिया, वो पापड़ गलकर खिचड़ी बन गया। फिर भैया ने उस दिन मुझे समझाया कि पापड़ की सब्जी किस तरह से बनाई जाती है। क्या बात है। और मीठे सोडे वाली घटना तो तुमने बताई थी ना। हाँ, और हमारी एक साथी ये भी लिखते हैं कि इसी गर्मी में बाजार से बहुत सारा पुदीना और कच्ची अमिया लेकर आई चटनी बनाने के लिए। नमक ज्यादा हो गया, समझ नहीं आ रहा था, तो पुदीना और अमिया ले आई। अब बहुत सारी चटनी बन गई। अब चटनी तो चटनी थोड़ी सी खाई जाती है। फिर मैंने आइस ट्रे में जमा दिया, छोटे छोटे पैकेट में रखकर उसे एक बड़े डिब्बे में रख दिया। जब आम का सीजन चला गया, अभी भी जब चटनी खानी होती है तो एक पैकेट निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने चटनी फिर से बचा ली है। क्या बात है, क्या बात है। और एक बहुत प्यारा सा संदेश है कि मेरी माँ ने ठंडी समय पर लड्डू बनाते माँ ने कहा पहले भगवान को भोग लगेगा। ये कहकर माँ काम में लगी। मैंने कुर्सी लगाकर चढ़ के एक लड्डू चुरा कर खा लिया, लेकिन माँ ने मुंह पर लगा हुआ देखकर पहचान लिया कि भैया ने लड्डू खाया है और फिर प्यार से बोली बेटे पहले भगवान को भोग लगाते हैं। आज तक वो घटना याद है, मेरे बच्चों को बताते रहता हूँ। क्या बात है। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, हम सबके बचपन में हुई हैं। और एक छोटा सा गीत भी सुनवा देती हूँ, सुनते हैं। सनम जिंदगी का बहाना साहिल पर जिंदगी
सुनती है ये हंसी अफसाना। देखते हैं तारे बस गया वीराना। चांद को शर्मा दे आपका शर्माना। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। मिल गया मुझको ऐ सनम जिंदगी का बहाना। सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। हमारे एक साथी लिखते हैं, हमारे घर में दूध पाक गलत तरीके से बना था। घर में मेरी बहन को देखने मेहमान आए थे। मेरी मम्मी ने मेरी बहन को दूध पाक बनाने को कहा। गलती से मेरी बहन ने नमक को शुगर पाउडर समझ के ढेर सारा उसमें डाल दिया। ओ भगवान, ये तो पूरा ही उल्टा हो गया है ना। तो बिगड़ ही गया होगा। बिल्कुल बिगड़ गया होगा, उसे फिर से बनाना पड़ा होगा क्योंकि उसका और कुछ हो नहीं सकता था, है ना। नमकीन हलवा तो हमने सुना, पनीर बन सकता है। चावल वाला पनीर, है ना। तो चलो वो भी अंदाजा मतलब किया जा सकता है। तो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो अब बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो मैं राजश्री त्रिवेदी और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली